अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ लीफ के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। इस टॉपिक के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह सीड यानी कि बीज की फार्मेशन हुई है प्लांट्स के अंदर। इससे पिछला टॉपिक हमने देखा, उसके अंदर हमने लीफ की फार्मेशन देखी कि सबसे पहले लीफ की फार्मेशन किन प्लांट्स में हुई और किस तरीके से हुई। आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि सबसे पहले बीज की फार्मेशन किन प्लांट्स में हुई और कैसे हुई। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी प्लांट्स सीड प्रोड्यूस करते हैं यानी ऐसे पौधे जो सीड यानी बीज प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम स्पर्मेटोफाइट्स का नाम देते हैं। किंगडम प्लांटी का जब रिव्यू किया गया, जब किंगडम प्लांटी के अंदर तमाम पौधों को देखा गया, तो इससे ज़ाहिर हुआ कि जो सीड प्लांट्स हैं उन्होंने डोमिनेट किया हुआ है नॉन सीडेड वास्कुलर प्लांट्स को। यानी कि जो बीज पैदा करने वाले पौधे हैं वो डोमिनेटेड हैं किन के ऊपर? जो नॉन सीडेड वास्कुलर प्लांट्स हैं, जो अपने बीज प्रोड्यूस नहीं करते, उनके ऊपर डोमिनेट किया हुआ है बीज पैदा करने वाले पौधों ने, जिनको हम स्पर्मेटोफाइट्स का नाम देते हैं। लैंड प्लांट्स की हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एवोल्यूशनरी इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारे वाज़े इवेंट्स हुए हैं यानी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट, सबसे ज़्यादा वाज़े जो इवेंट हुआ है उनकी लाइफ के अंदर कि उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया है सीड को, बीज को प्रोड्यूस किया है अपने अंदर। तो ये उनके अंदर एक सिग्निफिकेंट इवेंट देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर जो लैंड के ऊपर पाए जाते हैं। बीज का बनना एक अहम तब्दीली समझी जाती है वास्कुलर प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जो कि जिसकी फार्मेशन हुई 390 मिलियन साल पहले। और सबसे पहला कंप्लीट बीज जो है वो हमें नज़र आया 365 साल मिलियन साल पहले। यानी कि 390 मिलियन साल पहले बीज की फार्मेशन स्टार्ट हुई, बीज के बनने का प्रोसेस शुरू हुआ और ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ कितने साल के बाद? तकरीबन 365 मिलियन साल पहले हमें एक वाज़े बीज पौधों के अंदर देखने को मिला। अब 365 मिलियन साल पहले बायोलॉजी का कौन सा कैलेंडर चल रहा था, कौन सा ज़माना चल रहा था? दैट इज़ लेट डिवोनियन टाइम। ये बेसिकली बायोलॉजिकल कैलेंडर्स हैं। तो लेट डिवोनियन पीरियड जो है वो उस वक्त चल रहा था 365 मिलियन साल पहले, जब हमारे पास सबसे पहला बीज पौधों के अंदर बनकर सामने आया। अब हम सीड यानी कि बीज की डेफिनेशन करते हैं। तो सीड कहते हैं जी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को। ऐसा ओव्यूल जिसकी फर्टिलाइजेशन हुई हो उसको हम सीड का नाम देते हैं। अब ओव्यूल क्या है? ओव्यूल बेसिकली एक इंटेगुमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम से मुराद है बड़ा स्पोर। इंडेहिसेंट का मतलब है जो बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ हो। इंटेगुमेंट कहते हैं कवरिंग को। तो बेसिकली जो ओव्यूल है वो एक कवर के अंदर मौजूद बड़ा स्पोर यानी जो मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है मेगास्पोरेंजियम, उसको हम ओव्यूल का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि इंटेगुमेंट्स किसे कहते हैं। इंटेगुमेंट बेसिकली ओव्यूल के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जिनके अंदर मेगास्पोर मौजूद होता है। इनको हम इंटेगुमेंट्स का नाम देते हैं और ये मुख्तलिफ़ पौधों के अंदर इनकी तादाद मुख्तलिफ होती है। यानी कि इन कवरिंग्स की तादाद, इन इंटेगुमेंट्स की तादाद मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ़ प्लांट्स। अब जितने भी बीज पैदा करने वाले पौधे हैं उनको हम कलेक्टिवली स्पर्मेटोफाइट्स का नाम देते हैं। अब वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन से मराहल हैं जिनसे गुजर कर सीड की फार्मेशन हुई? तो सबसे पहला है एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। प्रिमिटिव का मतलब होता है कदीम तरीन पुराने, यानी कि जो पुराने कदीम तरीन वास्कुलर लैंड प्लांट्स थे उनके पास सिर्फ एक तरह के ही एक जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाते थे, जिनको हम होमोस्पोर्स का नाम देते हैं और इस प्रोसेस को होमोस्पोरी का नाम दिया जाता है। अब कौन सा ग्रुप पौधों का होमोस्पोरस था यानी जिनके अंदर सेम स्पोर्स पैदा होते थे? तो वो ग्रुप है जी ट्रेडोफाइट्स।
अब जब बीज बनने का प्रोसेस शुरू हुआ, बीज बनने का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो मुख्तलिफ़ पौधों के अंदर जो स्पोर्स हैं वो होमोस्पोर ना रहे, यानी एक जैसे स्पोर्स ग्रो करना बंद हो गए, पैदा होना बंद हो गए। अब पौधों ने दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स पैदा करने शुरू कर दिए, जिनमें से कुछ छोटे और कुछ बड़े। छोटों को हमने नाम दिया माइक्रोस्पोर्स का और बड़ों को हमने नाम दिया मेगास्पोर्स का। अब चूंकि इनके अंदर दो डिफरेंट स्पोर्स पैदा होने जा रहे हैं, इसलिए हमने इस स्टेप को नाम दिया है एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, स्पोरी का मतलब स्पोर्स। तो यहाँ पर दो डिफरेंट स्पोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, छोटे और बड़े। अब माइक्रोस्पोरेंजिया एक ऐसी साख्त को कहते हैं जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स पैदा हुए, तो उन्होंने जर्मिनेट किया। जब जब उन माइक्रोस्पोर्स ने ग्रो किया, तो उन्होंने मेल गमीटोफाइट्स प्रोड्यूस किए, जिनको हम माइक्रोगमीटोफाइट्स का नाम देते हैं। जबकि जो मेगास्पोर्स हैं, उन्होंने जर्मिनेट यानी ग्रो करके फीमेल गमीटोफाइट यानी कि मेगा गमीटोफाइट को प्रोड्यूस किया। नाउ सेकंड पॉइंट है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन दी मेगास्पोरेंजियम। रिटेंशन का मतलब होता है रखना, यानी इसको बाहर ना जाने देना। किसको? जर्मिनेटिंग स्पोर को, जर्मिनेटिंग मेगास्पोर को। ऐसा मेगास्पोर जो जर्मिनेट, जो उग रहा हो, जो ग्रो कर रहा हो, उसको रखा गया विद इन मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर, यानी जहाँ पर उसकी फार्मेशन हुई उसके अंदर ही उसको रखा गया, उसको बाहर जाने नहीं दिया। अब कुछ ऐसे वास्कुलर हेट्रोस्पोरस वास्कुलर लैंड प्लांट्स थे जिनके अंदर दो डिफरेंट स्पोर्स पैदा होते थे, यानी माइक्रो और मेगा। अब कुछ ऐसे थे प्लांट्स जिनके अंदर जब मेगा स्पोर प्रोड्यूस किया जाता था, तो उसकी फार्मेशन के बाद सून आफ्टर, यानी उसके पैदा होते ही उसको ग्रो करने के लिए जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता था। शेड एंड डिस्पर्स का मतलब होता है, शेड का मतलब है यानी मेगास्पोरेंजियम से बाहर निकाल देना उस मेगास्पोर को, और डिस्पर्स का मतलब है उसको बखेर देना, यानी कि जैसे ही मेगास्पोर की फार्मेशन हुई उसको शेड कर देना, बाहर गिरा देना मेगास्पोरेंजियम से, और उसको फैला देना ज़मीन पर ग्रो करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे पौधे थे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर स्लेजिनेला का बताया गया है। ये ऐसे प्लांट्स थे जिन्होंने अपने मेगास्पोर को प्रोड्यूस होने के बाद उस मेगास्पोरेंजियम से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी, यानी जहाँ पर उनकी फार्मेशन हुई उसकी फार्मेशन के दौरान उसी जगह पर उसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर को रखा गया, और फिर कुछ टाइम गुजारने के बाद स्लेजिनेला के अंदर जो मौजूद मेगास्पोर्स थे उनको भी डिस्पर्स होने के लिए मौका दिया गया। अब थर्ड टाइप है इसके अंदर के कुछ ऐसे प्लांट्स भी थे जिनके अंदर मेगास्पोर्स को परमानेंटली यानी मुस्तकिल हमेशा के लिए मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रखा गया और उन्हें कभी भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अब मेगास्पोर ने जिसको परमानेंटली रिटेन किया गया मेगास्पोरेंजियम के अंदर, उसने मेगास्पोरेंजियम की वॉल्स यानी दीवारों की महदूद हद के अंदर, कन्फाइन का मतलब है हद, तो उस मेगास्पोर ने मेगास्पोरेंजियम की दीवारों की हद के अंदर रहते हुए जर्मिनेट किया यानी ग्रो की फीमेल गया, एक ऐसा फीमेल गेमेटोफाइट जिसके पास किया। नाउ थर्ड स्टेप इज़ डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम, यानी कि इसके अंदर हम देखेंगे कि मेगास्पोरेंजियम के गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर्स, हिफाजती तहें जो हैं उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट की जाएगी। इस पॉइंट में बताया गया है कि जो स्पोरोफाइट प्लांट है जिसके ऊपर ये स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, इस स्पोरोफाइट प्लांट के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में ढेर सारे मेगास्पोरेंजियम लगे हुए हैं, जिनके ऊपर मेगास्पोर्स, जिनके अंदर मेगास्पोर्स की फार्मेशन हो रही है, उन मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द इन स्पोरोफाइट प्लांट्स कुछ ब्रांच लाइक यानी शाखदार साख्तों को फ्यूज़ करवाना शुरू कर दिया उन मेगास्पोरेंजियम के बाहर, बैरूनी तरफ। उनके पास उसके उसके इसके इस फ्यूजन के रिज़ल्ट में, यानी कि जब मेगास्पोरेंजियम के गिर्द ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स को फ्यूज़ करवाया गया, तो उन फ्यूजन्स के रिज़ल्ट में कुछ प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स, कुछ ऐसी लेयर्स की फार्मेशन हुई जो उनको, जिन्होंने उस मेगास्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, और उन लेयर्स को, उस इन्वेलप को, उस लिफाफे को, उन तहों को हमने इंटेगोमेंट का नाम दिया।
अब इस इंटेगुमेंट के अंदर यानी इन लेयर्स के अंदर जो मेगास्पोरेंजियम था वो टाइटली बहुत मजबूती के साथ लॉक कर दिया गया और टोटली इनडेहिसेंट हो गया। उसी के अंदर उसी के अंदर उसको मजबूती के साथ जकड़ लिया गया मेगास्पोरेंजियम को। अब ये जो इम्पोर्टेंट चेंज हुई है यानी जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स के फ्यूज़ करने की वजह से जो इंटेगुमेंट की फार्मेशन हुई है, इस इम्पोर्टेंट चेंज की वजह से एवोल्यूशन हुआ किसका, फार्मेशन ऑफ ओव्यूल का। यानी कि इस तरीके से ओव्यूल की फार्मेशन हुई। अब ओव्यूल क्या है? ओव्यूल कुछ नहीं है सिवाय एक इंटेगुमेंट इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम के। यानी कि ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसको इंडेहिसेंट मजबूती से जकड़ लिया गया है, किस से, लेयर्स से यानी इंटेगुमेंट्स से। उसी को हम ओव्यूल का नाम दे रहे हैं। तो इस तरीके से ओव्यूल की फार्मेशन हुई। अब इस इंटेगुमेंट का फ़ायदा क्या मिला? इस इंटेगुमेंट से बेसिकली प्रोटेक्शन मिली। किसके लिए? एग कंटेनिंग अपरेटस यानी ओमेगास्पोरेंजियम के अंदर जो एग की तरह का जो अपरेटस था, एग की तरह का जो मटेरियल था, उसको प्रोटेक्ट किया गया। जब वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के ऊपर जाकर गिरेगा तो उसके गिर्द चूँकि तहें मौजूद होंगी तो उस लैंड यानी उस ज़मीन पर, उस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के ऊपर सर्वाइव करने के काबिल रहेगा। तो ये बेसिकली इससे हमें फ़ायदा मिला उस ओव्यूल को। नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर नंबर 4, रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम। रिडक्शन का मतलब है रिड्यूस कर दिया गया यानी कम कर दिया गया सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर को मेगास्पोरेंजियम के अंदर। तो नॉर्मली जो मेगास्पोरेंजियम होता है उसके अंदर जो मेगास्पोर मौजूद होता है, उसे एक मेगास्पोर से 4 गेमीटोफाइट्स प्रोड्यूस किए जाते थे। अब उन 4 गेमेटोफाइट्स का आपस में कंपटीशन पैदा हो गया फूड यानी खुराक और स्पेस यानी जगह की वजह से। उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर फूड भी कम थी और स्पेस भी कम थी, जिसकी वजह से उस एक मेगास्पोर से जो 4 गेमेटोफाइट्स पैदा हुए उनके अंदर कंपटीशन पैदा हुआ स्पेस के लिए और फूड के लिए। इसी दौरान बड़ी जल्दी से फिर वास्कुलर प्लांट्स ने एक नई टेक्निक, एक नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, जिनमें से जब एक मेगास्पोर से 4 मेगास्पोर्स बनते थे या जब 4 गेमेटोफाइट्स बनते थे, तो उन चारों में से सिर्फ एक को सिलेक्ट किया गया फर्दर डेवलपमेंट के लिए और बाकियों को अबॉर्ट कर दिया गया यानी कि उनको ज़ाया कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। और सिर्फ एक हेल्दी जो मेगास्पोर था या जो एक हेल्दी गेमेटोफाइट था उसको ही सिलेक्ट किया गया और जो बाकी रिमेनिंग 3 थे उनको फिर अबॉर्ट यानी ख़राब कर दिया गया या ज़ाया कर दिया गया या ख़त्म कर दिया गया। नंबर 5 स्टेप है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सैक विद इन स्पोरेंजियम। अब वो जो स्पोरेंजियम है उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसके लिए एक सैक, एक थैली, एक कवरिंग की डेवलपमेंट की जा रही है इस स्टेप के अंदर। अब वो जो एक सिंगल हेल्दी मेगास्पोर रिटेन किया गया यानी रखा गया उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर और बाकी जो 3 मेगास्पोर्स थे, बाकी जो 3 स्पोर्स या गेमेटोफाइट्स थे उनको जब ख़त्म कर दिया गया तो बाकी सिर्फ एक ही हेल्दी मेगास्पोर बचा। अब उस एक हेल्दी मेगास्पोर ने खुद को जर्मिनेट यानी ग्रो करवाना शुरू किया और उसने एक एग कंटेनिंग फीमेल गेमेटोफाइट की फार्मेशन की, जिसको हम एम्ब्रियो सैक का नाम देते हैं। नंबर 6 है हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम फॉर पोलन कैप्चर। डिस्टल एंड कहते हैं दूर वाला हिस्सा, यानी मेगास्पोरेंजियम का वो पार्ट जो ज़रा दूर करके है उसको मॉडिफाई कर दिया गया एक पोलन कैप्चर यानी एक ऐसी साख्त के अंदर जिसके ज़रिए से पोलन्स को यानी मेल गमीट्स को कैप्चर यानी कि पकड़ा जा सके। अब इसमें बताया गया है कि जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल तब्दीलियां जो हैं डेवलपमेंट की, वो जब कंप्लीट हो गई तो उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन जो है वो होने जा रही है। और ये चेंज किसके अंदर होने जा रही है? ये होने जा रही है उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो मेगास्पोरेंजियम अब इंटेगुमेंटेड है यानी उसके गिर्द तहें बन चुकी हैं। अब वो मेगास्पोरेंजियम जो कि इंडेहिसेंट है, काफ़ी मजबूत बन चुका है, और वो मेगास्पोरेंजियम जो कि अब परमानेंटली अटैच है स्पोरोफाइट के साथ, यानी इसको शेड नहीं किया गया, गिराया नहीं गया, ये परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर ये अटैच हो चुका था स्पोरोफाइट के साथ, जिसके अंदर फिर इसके गिर्द इंटेगुमेंट बनाई गई, इसको मजबूत किया गया। इसके अंदर अब मुख्तलिफ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चेंज होगी। अब वो कौन सी चेंज है? तो वो बेसिकली पोलन ट्यूब की फार्मेशन है।
अब इसमें हुआ क्या कि मेगास्पोरेंजियम का जो डिस्टल यानी दूर वाला हिस्सा था, जो जो ज़रा आगे करके था, फॉरवर्ड पार्ट था जो इसका मेगास्पोरेंजियम का, उसको मॉडिफाई किया गया। किस काम के लिए? पोलन्स को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए। पोलन्स क्या होते हैं? पोलन्स बेसिकली माइक्रोस्पोर्स हैं, छोटे स्पोर्स हैं जिनके पास मेल गेमीटोफाइट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है, जो मेल के तौर पर एक्ट करते हैं। अब जब उन्होंने अपने डिस्टल एंड को मॉडिफाई कर लिया पोलन्स को कैप्चर करने के लिए, यानी मेल गैमीट्स को कैप्चर करने के लिए, अब जब पोलन ट्रैप हो गया उस ट्यूब के अंदर, उस मॉडिफाइड पार्ट के अंदर, उस डिस्टल कैविटी के अंदर, और उस डिस्टल कैविटी यानी कैविटी कहते हैं खाली जगह को, डिस्टल यानी मेगास्पोरेंजियम का दूर वाला हिस्सा जिसके अंदर वो मॉडिफिकेशन के रिजल्ट में कैविटी एक स्पेस बनी, जब उसके अंदर पोलन को कैप्चर किया गया, तो उसके अंदर जो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर जो पोलन को कैप्चर किया गया उस मॉडिफाइड या डिस्टल कैविटी के अंदर, अब उस पोलन ने पोलन ट्यूब जो है, पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस किया, यानी एक नाली की तरह की नाली की स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गई उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम के, जो कि उस पोलन को लेकर उस मेल गमीट को लेकर एम्ब्रियो की सैक के करीब चली गई, जहाँ पर वो एग मौजूद था, और उसके साथ उसको फर्टिलाइज़ करवा दिया गया। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई एग के साथ मेल गमीट, यानी जो कि पोलन के थ्रू, पोलन ट्यूब के थ्रू आया था, जो पोलन पोलन ट्यूब के थ्रू मैगास्पोरेंजियम के अंदर आया था, जो फर्टिलाइज्ड, जो जिसने आकर फर्टिलाइज़ किया एग को, उसके रिज़ल्ट में जाइगोट बना, और जाइगोट ने फिर जो है वो एम्ब्रियो की फार्मेशन शुरू कर दी, यानी जाइगोट के बाद फिर उसके अंदर एम्ब्रियो की फार्मेशन स्टार्ट हो गई। अब वो मेगास्पोरेंजियम जिसको हम ओव्यूल का नाम दे रहे थे, जब उसकी फर्टिलाइजेशन हो गई, जब उस एग की फर्टिलाइजेशन या ओव्यूल, उसको एग, उसको आप एग भी कह सकते हैं, ओव्यूल भी कह सकते हैं, तो जब उस ओव्यूल या एग की फर्टिलाइजेशन हो गई, तो उस ओव्यूल को कन्वर्ट कर दिया गया एक सीड के अंदर, एक बीज के अंदर। और जो इंटेगुमेंट्स की फार्मेशन हुई थी थोड़ी देर पहले हमने जिसको डिस्कस किया, उन इंटेगुमेंट्स को फिर सीड कोट का नाम दे दिया गया, यानी वो जो लेयर्स थी वो क्या बन गई, उस सीड के इर्द गिर्द सीड कोट की फार्मेशन उन्होंने की, उन लेयर्स ने, उन इंटेगुमेंट्स ने। अब सीड को इस सीड कोट की वजह से मैक्सिमम बहुत ज़्यादा यानी प्रोटेक्शन मिली अनफेवरेबल कंडीशंस में, यानी जब हार्श टेम्परेचर या वेदर या पानी या किसी भी चीज़ के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा हो, या कोई भी चीज़ ज़रूरत से कम हो, तो ऐसी कंडीशन को हम अनफेवरेबल कंडीशन कहते हैं। तो इन सीड कोट्स, इन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ने बेसिकली इस बीज को इस काबिल बनाया कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ग्रो कर सके या सरवाइव कर सके। अब बीज का बनना, बीज की डेवलपमेंट या बीज का जो एवोल्यूशन है, तो ये बेसिकली प्लांट्स के लिए एक ग्रेटर यानी बड़ी सक्सेस मानी जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स इस काबिल हुए हैं कि उन्होंने कॉलोनाइज़ किया है ज़मीन को, परमानेंटली हमेशा के लिए इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो चलिए इस टॉपिक को हम ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट को देखा है, यानी बीज का प्रोसेस कैसे, बीज कैसे बना, बीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ, और बीज पैदा करने वाले पौधों को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। तो बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो प्लांट्स की हिस्ट्री के अंदर होते हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट था वो था सीड हैबिट यानी सीड का बनना, जो कि 390 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ, और कंप्लीट सीड हमें 365 मिलियन ईयर्स अगो मिला प्लांट्स के अंदर। और उस वक्त जो ज़माना चल रहा था वो था लेट डिवोनियन पीरियड। अब इसके अंदर फिर हमने ओव्यूल की डेफिनेशन देखी, उसके बाद इंटेगोमेंट्स की डेफिनेशंस को पढ़ा, स्पर्मेटोफाइट्स की डेफिनेशन को देखा, और फिर हमने डिफरेंट स्टेप्स देखे जिनमें से पास ऑन होने के बाद जो है वो उन स्टेप से गुजरने के बाद जो है वो बीज की फार्मेशन हुई। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने देखा कि शुरू में जो प्लांट्स थे वो सारे होमोस्पोरस थे, सब के अंदर सेम स्पोर्स प्रोड्यूस होते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लांट्स ने फिर दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स पैदा करने शुरू कर दिए, जिनमें से कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे। छोटों को हमने माइक्रोस्पोर और बड़ों को हमने मेगास्पोर का नाम दिया, जिनसे फिर माइक्रो गमेटोफाइट और मेगा गमेटोफाइट्स की फार्मेशन हुई। उसके अलावा कुछ प्लांट्स शुरू में ऐसे थे जो मेगास्पोर्स जैसे ही पैदा होते थे तो उनको अपने ओवरी वगैरह से या मेगास्पोरेंजियम वगैरह से बाहर निकाल देते थे, और कुछ
कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि स्लेजनेला, जब जिनके अंदर मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स जब बनते थे तो इमीडिएटली यानी फौरी तौर पर उनको बाहर नहीं निकाला जाता था, कुछ टाइम के बाद ही बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी थे जिनके अंदर मेगास्पोर्स जब बनते थे तो वो परमानेंटली उस स्पर्मेटोफाइट प्लांट के साथ अटैच हो जाते थे, और फिर वहीं पर उन मेगास्पोरेंजियम के अंदर एग कंटेनिंग फीमेल गेमेटोफाइट्स की फॉर्मेशन हो जाती थी। सॉरी, फॉर्मेशन फीमेल गेमेटोफाइट की स्टार्ट हुई। उसके बाद जिसको फिर परमानेंटली स्पर्मेटोफाइट प्लांट हमने साथ अटैच किया, उसके गिर्द फिर कुछ ख़ास किस्म की ब्रांच लाइक जो स्ट्रक्चर्स थी, उन्होंने उसका घेराव कर लिया उस मेगास्पोरेंजियम का, और उन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स ने इंटेगुमेंट यानी उन लेयर्स को प्रोड्यूस किया जिन्होंने उनको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इस इंटेगुमेंट के बनने के साथ ही उस मेगास्पोरेंजियम को हमने ओव्यूल का नाम दे दिया। उसके बाद जो हर एक मेगास्पोर था मेगास्पोरेंजियम के अंदर, उसके रिज़ल्ट में चार नए मेगास्पोर्स बनते थे या चार नए गेमेटोफाइट्स बनते थे। उसकी वजह से फिर उनके अंदर कंपटीशन स्टार्ट हो गया स्पेस का और फूड का, जिसकी वजह से फिर तीन को अबॉर्टेड कर दिया गया, ज़ाया कर दिया गया, और जो बाकी एक बचा उसको फिर आगे फर्दर ग्रो करवाया गया। अब वो जो एक मेगास्पोर बचा मेगास्पोरेंजियम के अंदर, उसने मेगास्पोरेंजियम के अंदर जर्मिनेट किया और एक एग जिसके अंदर जो कि मुश्तमिल होता है फीमेल गेमेटोफाइट पर, उसकी फार्मेशन की, और उसको हम एम्ब्रियो सैक का नाम देते हैं। उसके बाद फिर पोलन ट्यूब की फार्मेशन की गई। पोलन ट्यूब कैसे फार्म हुई? तो पोलन ट्यूब का बेसिक पर्पस था मेल गेमीट्स यानी माइक्रोस्पोर्स को पकड़ना, जो कि मेल गेमेटोफाइट के तौर पर एक्ट करते हैं। उनको पकड़ने के लिए इन्होंने अपने मेगास्पोर्स का जो डिस्टल पार्ट था उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की। वो मॉडिफिकेशंस क्या थी कि इन्होंने जो मेगास्पोर था उसका जो डिस्टल पार्ट है उसके अंदर एक कैविटी की फार्मेशन। उस कैविटी के अंदर जब पोलन को कैप्चर पकड़ा गया, तो पोलन जो है वो उस कैविटी के अंदर जब एंटर हुआ, मेगास्पोरेंजियम की कैविटी में जब एंटर हुआ, तो जैसे जैसे पोलन नीचे गया तो उसने पोलन ट्यूब की फार्मेशन स्टार्ट की, और वो पोलन ट्यूब उसको डायरेक्टली उसको एम्ब्रियो सैक तक ले गई, जहाँ पर वो जो एग था वो पड़ा हुआ था। उस एग के साथ फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, और जाइगोट से फिर आगे फर्दर एम्ब्रियो की फार्मेशन हुई। अब चूँकि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग था वो बेसिकली सीड यानी बीज बनना शुरू हो गया, और उसके गिर्द जो एंटागोमेंट्स यानी कवरिंग थी वो उसका सीड कोट बन गई, जिसकी वजह से फिर उस सीड को बेहतर अडाप्ट करने के लिए ज़मीन के ऊपर हर तरह की अनफेवरेबल कंडीशंस को बर्दाश्त करने के लिए प्रोटेक्शन मिली सीड कोट से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।